जय हिंद दोस्तों। जेके पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है और पिछले 3 सालों से पेपर के दिन हम एनालिसिस कर रहे हैं। इस साल भी हिस्ट्री के सेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे करके सारे सेक्शंस कवर करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इसी तरीके से हम बैच के अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कवर करते हैं। समग्र के नाम से हमारी बैच है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि जेके पीसीएस का पेपर था और आपके पढ़ाए हुए बहुत से क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही थे। योर वीडियोस हेल्प अ लॉट। और ये जेन्युइन कमेंट है, मुझे पता है, इसमें कुछ भी बटरिंग नहीं है क्योंकि पीवाईक्यूज का रोल बहुत बड़ा है और ये अभी इस वीडियो से प्रूव हो जाएगा। देखो, पहला सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट वाला बताना है। तो पहले भी जेके पीसीएस में जो क्वेश्चन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ है। अगर आपको थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कर लोगे। यहाँ पे फैक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। देखो, कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग जो है हड़प्पा में वो ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड थे मोहनजोदारो के मुकाबले। दूसरा, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था जिनमें सिटाडल माउंट था, मतलब सिटाडल माउंट के अंदर। और तीसरा ये कि जो ग्रेनरी है ये लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर हुई हड़प्पा में। अब किसी को अगर बेसिक नॉलेज भी है, जो वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, ये ग्रेट बाथ और ग्रेनरी ये दोनों मोहनजोदारो में मिले हैं, उनके साक्ष्य यानी एविडेंस। तो इस हिसाब से ये जो कह रहे हैं ग्रेनरी हड़प्पा में, यही गलत हो जाता है। तो अगर ये गलत है तो आप 3 को हटा दोगे। और पहला अगर आप सोच पाओ, देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, देखो उन्होंने क्या बताया था मोहनजोदारो के बारे में। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स वाला चैप्टर है, इसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर सबसे यूनिक फीचर था इनका। और जो मोहनजोदाड़ो है, ज़्यादा क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि ये वेल नोन साइट है इस चीज़ के लिए, अर्बन सेंटर के लिए। हालांकि फर्स्ट साइट हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, बट मोहनजोदाड़ो में ज़्यादा बेटर तरीके से अर्बन प्लानिंग हुई है और प्रॉपर सिटाडल है, लोअर टाउन है, अपर टाउन है, सारी चीज़ें सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। दैट मीन्स जो बिल्डिंग है हड़प्पा में ये ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड है मोहनजोदाड़ो के मुकाबले। ये गलत है क्योंकि मोहनजोदाड़ो के बिल्डिंग्स ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड है हड़प्पा के मुकाबले। तो इस हिसाब से पहला गलत है। अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तो देखो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, और तीसरा तो गलत है। और तीसरा भी अगर आपको इनफैक्ट पता है ना, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर ही ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये मोहनजोदाड़ो में ही अर्बन प्लानिंग सेंटर है, आप देख सकते हो, बहुत फेमस था ये। और इसके अलावा ग्रेनरी यानी अन्नागार, जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते थे, उसके वो भी कहाँ से मिले, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही देखने को मिले। इसकी पूरी लिस्टिंग हम कवर करते हैं बैच के अंदर कि कहाँ से क्या मिला है। और ये सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही यूनिक है। तो ये समग्र बैच की फाइल है। देखो आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई कि अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, फिर कहाँ से क्या चीज़ें मिली, कौन सा हड़प्पन साइट है, A to Z फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। और उसके अंदर अर्बन प्लानिंग वगैरह भी बहुत बार कवर करा। और ग्रेन्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह के ग्रेन्स मिले और कहाँ से ये ग्रेन्स मिले, राइट। तो ये बहुत सारे सवाल थे। इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस ईजिली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको बुद्धिस्ट काउंसिल दिए गए और उसके रिस्पेक्टिव वेन्यूज़ के आधार पे मैच करना है। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में और बहुत सारे एग्जाम्स में। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिज्म वाली वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, हालांकि वो पेड बैच की वीडियो, बट मैंने एग्जाम से पहले डाल दिया था यूट्यूब पे। और वो बुद्धिज्म के नाम से, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के नाम से आप लिखोगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, मिल जाएगा। उसमें हमने काउंसिल डिस्कस किया था और फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है पाटलिपुत्र में क्योंकि अशोक के टाइम पे हुआ था, और फोर्थ वाला ना कनिष्क के टाइम पे हुआ था कश्मीर में, राइट। और सेकेंड वाला कालाशोक के टाइम पे वैशाली में हुआ, और अजात शत्रु जो कि हर्यंक वंश के राजा थे, राजगिरी में हुआ था फर्स्ट काउंसिल। और इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, तो सबसे पहले राजगिरी है, दूसरा वैशाली है, तीसरा देखो पाटलिपुत्र है जो कि अशोक के टाइम पे हुआ है, और चौथा कश्मीर है, कुंडलवन कश्मीर, और ये हुआ है कनिष्क के टाइम पे। ये भी याद रखना, फोर्थ वाला पूछते हैं, ठीक है, किसके टाइम पे हुआ। और पाटलिपुत्र जो है वो अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुआ, थर्ड वाला। तो ये याद रख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो पेपर में तो फिर बहुत डिफिकल्ट है कट ऑफ क्लियर करना।
तो ओनली 2 पेयर इसका सही है, आंसर है ऑप्शन बी। और ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिलते हैं, ये बहुत बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेशन दिए गए, आपने बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किन फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करा जहांगीर के टाइम पे। तो ये देखो, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी हिस्ट्री पीवाईक्यू मैराथन के नाम से 1.5 घंटे की, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा और उसमें मैंने आपको बताया था, मैराथन वीडियो की तरह था, वो मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन था आई गेस, है ना। और सारी चीज़ उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी, और ये भी बताया था कि 1612 में जहांगीर फरमान इशू करता है और इंग्लिश ट्रेड को अलो कर देता है, और उसी टाइम पे हम देखते हैं, और ये सबने पढ़ा है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। ये देखो, अब सिविल सर्विस में भी इनफैक्ट पूछा गया है कि 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन दिया कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने का, तो सूरत में, ऑब्वियसली सूरत में ही पहली फैक्ट्री सेटअप की जाती है ना, तो सूरत होगा इसका आंसर। बाकी मद्रास बॉम्बे ये बाद की कहानी है। कैसे, देखो, तो ये भी मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में कि मद्रास कैसे कब किसको मिलता है। तो फ्रांसिस डे को मद्रास मिलता है 1639 में, ये बाद का टाइम पीरियड है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखो 1608 में हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है, बट उसे ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। और 1612 में क्या होता है, 1612 में इंग्लिश पोर्टुगीज को हरा देते हैं स्वाली के बैटल में। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्वाली के बैटल में पोर्टुगीज को हरा देते हैं। अब देखो, इंग्लिश का रास्ता साफ हो गया क्योंकि पोर्टुगीज को उन्होंने हरा दिया। अब मुगल्स काफ़ी इंप्रेस हो गए हैं और इंग्लिश ट्रेड के लिए उनके दरवाजे खुल गए। 1615 में क्या होता है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, और इसी टाइम पीरियड के आसपास आप देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल जाता है सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का, और इस तरह से ये परमानेंट फैक्ट्री इनकी इस्टेब्लिश हो जाती है। देखो ये चीज़ें मैंने लिख रखी है, टॉमस रो एम्बेसडर जेम फर्स्ट सिक्योर्ड परमिशन फॉर इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भरोज। यानी ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 1613 में इन्हें सूरत की फैक्ट्री मिलती है, या यूँ कहें कि ट्रेडिंग पोस्ट मिलती है, और इसी के आसपास आप देखो 1615 में ही आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, इनमें परमिशन मिल जाती है फैक्ट्रीज के लिए। और ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं, ये सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे बेस्ड है। और जब मैंने आपको बताया कि इसमें से आप ये ज़रूर याद रख लेना कहाँ से किन्होंने कौन सी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, अगर आपने लेक्चर वो वाला ध्यान से देखा है जहाँ पे मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी है, तो आप ये बताना कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में। तो ये भी पीवाईक्यू ही है, अगर आप देखो तो देखो पहले भी पूछा गया सीडीएस में भी यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में, और ट्रेवलर्स पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हमने अलग से थीम के रूप में कवर करा ट्रेवलर्स को। इसी पेपर में आगे भी क्वेश्चन पूछा गया, ये देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं टॉमस रो जो कि रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट इंडिया कंपनी के, इन्हें परमिशन मिला जहांगीर के द्वारा सूरत में फैक्ट्री ओपन करने की। दूसरा कह रहे हैं हॉकिंस वाज ड्रीवन आउट फ्रॉम आगरा, यानी आगरा से भगा दिया गया मुगल्स के द्वारा पोर्टुगीज के इंस्टिगेशन में। देखो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये तो आप जान रहे हो कि पोर्टुगीज के इन्फ्लुएंस में इन्होंने इस तरह से एक्ट नहीं करा है। पोर्टुगीज हालांकि इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बट कुछ खास इनकी चली नहीं इस मामले में, और इनकी हॉस्टाइलिटीज़ भी चल रही थी पोर्टुगीज और इंग्लिश की, बट वो दरबार को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी, मुगल दरबार को। तीसरा कह रहे हैं कि फादर मॉन्सेरेट ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन ही जर्नी टू कश्मीर। देखो ये ना सही है, और अगेन ट्रेवलर्स में हमने पढ़ा एंटोनियो मॉन्सेरेट इनका नाम था, ये पोर्टुगीज प्रिस्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अकबर के दरबार में बहुत सारे, आप कह सकते हो कि रिलीजियस हेड भी पहुंचते हैं उन्हें अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि रिलीजियस हेड्स को ये लगता है कि बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन है अकबर, तो उन्हें इन्फ्लुएंस करके देखते हैं। तो इसी तरीके से एंटोनियो मॉन्सेरेट जो कि पोर्टुगीज प्रीस्ट थे, इनके साथ और 2 लोग आते हैं, रोडोल्फो एक्वाविवा और फ्रांसिस्को एनक्रीज के 3 लोग होते हैं, जेसुइट मिशन को लेकर आते हैं एम्पेरर अकबर के कोर्ट में। उसके बाद कुछ खास इनको फ़ायदा दिखता नहीं है, वो बहुत समझाते हैं अपने रिलीजन के बारे में, बट अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और आपने पता होगा ये भी कि एक रिलीजियस असेंबली भी अकबर बनाते हैं अपने टाइम पे, आई गेस इबादत खाना के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारा रिलीजियस डिस्कशन चलता है, बट वो डिस्कशन किसी भी रूप में अकबर को पर्सनली इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है। तो बाद में फिर वो दरबार को छोड़ देते हैं, मतलब अपने रास्ते काबुल चले जाते हैं। हाँ देखो ये चीज़ भी, ये एक सेकंड, ये देखो कश्मीर, तो कश्मीर, काबुल, बहुत सारी जगहों पे ये इनके साथ भी चलते हैं, बट एट द एंड कोई खास फायदा दिखता नहीं, तो वापस ये गोवा मॉन्सेरेट जो है वो 1582 में रिटर्न कर जाते हैं।
तो तीसरा भी सही है, और ये याद रखना फादर मोंसेरेट के नाम पे पहले ही पूछा गया, बाद में ही पूछा जाएगा। तो तीसरा तो सही है, तो ये दो तो हट जाते हैं, और इसमें से सेकेंड वाला जो है वो गलत है। तो आई गेस आंसर इसका डी है 1 और 3। ठीक है, और यहाँ से भी ये रिपीट होता है कि कहाँ पे क्या फैक्ट्री मिली। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स आपको दिए गए और बताना है कि इनमें से किन मॉन्यूमेंट्स में पिटरा ड्यूरा यानी इनले वर्क होता है सेमी प्रीशियस स्टोन्स के साथ, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट और शालीमार बाग। ध्यान से अटेम्प्ट करना, ये आसान क्वेश्चन ही है, क्योंकि देखो ये ना बाग है एक तरह का। अगर आपको पिटरा ड्यूरा के बारे में पता है, नहीं भी पता है, देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इनले वर्क है सेमी प्रीशियस स्टोन्स के साथ। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से जो नक्काशी की जाती है ना, इसे हम पिटरा ड्यूरा कहते हैं। पिटरा ड्यूरा यानी हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन में जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह का यूज किया जाता है, मार्बल वगैरह का, जिससे डेकोरेटिव, फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाया जा सके। आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो यही होता है पिटरा ड्यूरा। और इसमें ना बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज करते हैं, जैसे जेद हो गए, लेपिस लाजुनी का नाम आपने सुना होगा, हड़प्पा के टाइम पे भी मिला था जो। तो ये सारे स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें काटा जाता है, शेप दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है और मार्बल में लगाया जाता है। शाहजहाँ के आर्किटेक्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक भर भर के देखने को मिलता है। और अगर आप देखो इनमें से, तो ताजमहल हो गए, आगरा फोर्ट हो गए, रेड फोर्ट हो गए, सारे मुगल पीरियड के टाइम के हैं। हालांकि शालीमार बाग भी मुगल पीरियड के टाइम का है, बट शालीमार बाग में स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलता। और हुमायूं टॉम हो गए, फतेहपुर सीकरी, शालीमार बाग, अकबर के बिल्डिंग, तो जनरली इनमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइल वर्क की जाती है, मतलब नक्काशी की जाती है महंगे महंगे पत्थर लगा करके। तो इस हिसाब से आंसर जो है सी होना चाहिए, ओनली 3। इस तरह क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं पिटा ड्यूरा के बारे में, बट इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा गया। तो ये तो डिपेंड करेगा क्लैरिटी पे। अगर आपको एग्जैक्टली पता है पिटा ड्यूरा का मतलब, तो आप इसे डिकोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में कॉन्टेम्पररी एविडेंस यानी उस टाइम के समकालीन एविडेंसेस कौन से फॉरेन अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, उन्होंने हमारे देश के बारे में यानी बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन कौन सी राइटिंग्स हैं। अब्दुल रजाक की राइटिंग, डोमिंगो पेयस का ट्रेवल अकाउंट, इबन बतूता का रहला और कोंटी के ट्रेवलोग यानी यात्रा वृतांत, जो यात्रा के दौरान लिखे जाते हैं अपने ट्रेवल के एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो ये क्वेश्चन भी है। अब देखो, ट्रेवलर्स पर हमने अलग से बात करा, इसी वजह से जो हमारा बैच है उसमें हमने थीम वाइज डिवीजन किया है ना। तो वही फाइल में रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, ताकि हम पूरा रिवीजन कर लें। ये ट्रेवलर्स वाली वीडियो है, और इसमें मैंने इबन बतूता के बारे में आपको बताया अलग से। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन इट। तो देखो, इन्होंने रहला लिखा है जो कि अरेबिक में है। पहले तो यही याद रखना, सीडीएस में 2 बार पूछा गया है, 14th सेंचुरी की ये बुक है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने भी विजयनगर विजिट करा था, लेकिन रहला बुक में विजयनगर का कोई जिक्र नहीं है। और ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ते हैं, पहले ही पूछा गया है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये है ना, जस्ट अ सेकेंड। सो ये देखो आप, इन्होंने सीबीआई में पूछा कि ऑथर कौन है, तो ये तो डील नहीं कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन ये वाला सवाल आप देखो, इन्होंने पूछा कि इबन बतूता का जो रहला है जो कि 1355 में कंप्लीट होता है, ये क्या है। ऑटोबायोग्राफी है, दिल्ली सुल्तान की अकाउंट्स है, रिलीजियस टेक्स्ट है, या अकाउंट्स है ऑन ट्रेड विथ मोरक्को। तो आई गेस इसका आंसर डी है। तो ये ना मोर ओवर ये डील करता है कि मोरक्को के साथ कैसा ट्रेड हुआ, या फिर इनके ट्रेवल एक्सपीरियंसेस कैसे थे। ये सुल्तान वगैरह के बारे में कुछ अकाउंट्स नहीं बताते, और खास तौर से इतने लंबे टाइम पीरियड तक, तो ये चीज़ें एसोसिएट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो इस हिसाब से जो इबन बतूता का रहला है वो शामिल नहीं है, इसे आप हटा दो। तो 3 हट गया, यानी ये हट गया, ये हट गए, और ये भी हट गया, क्योंकि ऑल 4 में 3 भी आता है। सो आंसर इज बी। तो ये PYQs के बेस पे देखो, ये पहले ही पूछा गया रहला वगैरह के बारे में, और ये सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और अगर बाकी के आप चेक करना चाहो तो वो भी देख लेते हैं हम। देखो, आप पहले भी पूछा गया विजयनगर एम्पायर से एसोसिएट करके ट्रेवलर्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सवाल है। जैसे ये एक तो हो गया, देन इसके बाद ये देखो इन्होंने पूछा है कि अभी जो नाम थे ना वही नाम है, कोंटी, अब्दुल रजाक, निकिती, नूनीज वगैरह इन्होंने विजिट करा है विजयनगर एम्पायर को। देन इसके बाद आप देखो,
डोमिंगो पेयस ने डिस्क्राइब करा है किस शहर की सिटी को, तो विजयनगर को। बट रेहला डील नहीं करता है विजयनगर के साथ, और ये पीवाईक्यू के रेफरेंस से ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है ऐसे छोटे मोटे। देखो फिर ये इन्होंने पूछा कि कौन सा ट्रेवलर्स इटली से था जिसने विजयनगर एम्पायर को विजिट करा। ठीक है, तो विजिट तो इसने भी करा था, ऐसा नहीं इसने विजिट नहीं करा था, बट बात कुछ ऐसी है ना कि सिर्फ विजिट इनफ नहीं है। उन्होंने खास तौर से पूछा स्पेसिफिकली कि इन्होंने रेहला में लिखा है या नहीं, तो इवन बतूता का जो रेहला है उसमें इन्होंने नहीं लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में। और ये चीज़ पीवाईक्यू से क्लियर हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह का अकाउंट है ऑन ट्रेड विथ मोरक्को, ये पीवाईक्यू है। अब ये देखो क्रिप्स मिशन के बारे में है, 2 क्वेश्चन जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री वाले, एक क्रिप्स मिशन का और ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला, ये दोनों के दोनों मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत आसान नहीं है, तो आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस वर टू एंजॉय फुल ऑटोनॉमी एंड कुड चूज टू रिमेन आउटसाइड द प्रपोज इंडियन यूनियन, यानी प्रोविंसेस पूरी आज़ादी फुल ऑटोनॉमी एंजॉय कर सकते हैं, और इंडियन यूनियन का जो प्रस्ताव रखा गया था ना क्रिप्स मिशन के टाइम पे, उससे बाहर भी रह सकते हैं प्रोविंसेस। दूसरा कह रहा है द मिशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वॉर, यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तीसरा ये कि मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को, क्योंकि ये खास तौर से पाकिस्तान डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, नहीं मान रहा था। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे ना जो थर्ड स्टेटमेंट है पाकिस्तान को लेके, एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है क्योंकि क्रिप्स मिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के 1 शॉट में बहुत सारे सवाल करे थे हमने क्रिप्स मिशन के ऊपर, देन इसके अलावा यूपीपीसीएस के डिस्कशन के टाइम पे भी, और बीपीएससी एमडीआई का पेपर हमने एनालाइज करा था, तो मैंने आपको बहुत तेरे सवाल करवाए थे, बहुत सारे सवाल करवाए थे क्रिप्स मिशन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से मेंबर होंगे, तो ये ना स्पेसिफिक जाके पूछ रहे हैं। इस स्टेटमेंट में तो सिर्फ पूछा है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, बट ये जो असेंबली होगी इनमें मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो ये कह रहे हैं ना कि नॉमिनेट किए जाएंगे असेंबली से भी और प्राइंसली स्टेट से भी। तो यार देखो फिर इलेक्शन का फायदा क्या हुआ, मतलब एक हम संविधान भी बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी, और सारे लोगों को नॉमिनेट करके ही ला रहे हैं। आपको हर चीज़ लॉजिकली समझनी पड़ेगी, हर जगह आप फैक्ट याद नहीं कर सकते हो, तो ये बात गलत हो जाती है। क्योंकि देखो प्राइंसली स्टेट में तो नॉमिनेट किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी राजा इलेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्शन करवाओगे तो फिर राजा वो किस बात के हैं, लिंक बना पा रहे हो ना, तो वहाँ पे नॉमिनेशन होगा, बट असेंबली से तो इलेक्शन होगा। तो ये दोनों बातें थी, तो ये गलत हो जाता है, और ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। ठीक है, कोई भी प्रोविंस जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ब्रिटेन के साथ सेपरेट एग्रीमेंट कर सकता है। अब ब्रिटिशर्स हैं तो वो तो ऑटोनॉमी को दिखाने के लिए कि हाँ प्रोविंसेस अपने आप में आज़ाद है, अगर वो इंडियन यूनियन से नहीं मिलना चाहते हैं तो इंडियन यूनियन ज़बरदस्ती नहीं मिला सकता, तो ये चीज़ भी वो रखते ही हैं। फिर आप देखो ये वाला सवाल था कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना, तो इसमें ये वाला गलत था, क्योंकि इन्होंने ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, दोबारा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। जो फैक्ट मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। कई बार थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं कि ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन थे, यानी कांग्रेस के बिहाफ में किसने नेगोशिएट करा ब्रिटिशर्स के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और मौलाना आज़ाद थे। तो इस तरह के सवाल है, फिर कांग्रेस ने रिजेक्ट करा या क्या करा और किस तरह से क्या रीज़न थे, वो सारे सवाल पूछे गए हैं। तो अभी ओवरऑल हम देखें इस स्टेटमेंट में, तो ये सेकेंड, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं ना कि मिशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, ये बात सही है, और फुल ऑटोनॉमी की बात भी, और ये भी हमने पढ़ा कि आउटसाइड भी रह सकते हैं प्रोविंसेस, है ना, सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। तो पहला और दूसरा से, बट तीसरा द मुस्लिम रिजेक्टेड ऑफर, तीसरा भी सही है, सो आंसर इज सी, है ना, यही रीज़न था मेजरली कि मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये हर जगह पे कवर्ड, हमने ही बैच में कवर करा, सारे ही क्वेश्चन बैच से हो जा रहे हैं आई गेस। अभी देख लेते हैं, शायद एक आध ना हो, पिटा ड्यूरा वाला स्पेसिफिकली नहीं है, बट रेफरेंस से वो हो जा रहा है, पीआईक्यू के रेफरेंस से, बाकी सारे सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे हैं ये इंट्रोड्यूस करता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है विथ मिनिस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एक तो सेंटर है, अब सेंटर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, तो ये कह रहे हैं इनको भी ऑटोनॉमी रहेगी इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद। दूसरा कह रहे हैं ओवर राइडिंग पावर ऑफ द गवर्नर जनरल इन बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डिसीजन होगा उसको वो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये पावर ना पहले से थी, इसे बनाए रखे हैं, रिटेन करे रखे हैं, ये कह रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट। रिटेन मतलब बनाए रखना। तीसरा कह रहे हैं इट इस्टेब्लिश्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड इन ऑल प्रोविंसेस विदाउट एक्सेप्शन, यानी सेंटर में और
प्रोविंसेस में, मतलब जितने भी प्रोविंस हैं सारे के सारे प्रोविंसेस में बिना किसी एक्सेप्शन के बाय कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया या फिर स्टेब्लिश कर दिया गया। देखो थर्ड वाला एक्सट्रीम है ना, थर्ड वाला एक्सट्रीम है और बाय लॉजिक भी गलत हो जा रहा है। तो 3 को जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आंसर तक आप पहुंच जाओगे। देखो स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बातें थी। हमने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं PYQ में, आप जानते हो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बातें थी वो ये कि प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया और ये चीज़ हर जगह पे मेंशन्ड है। और इसी के साथ ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को सहायता दे दी गई। प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्टेड मिनिस्टर्स आने लग गए और प्रोविंसेस को एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल भी गए। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई पावर नहीं दी गई। तो इसका मतलब वही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई और इस हिसाब से जो पहला है ना वो सही हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा कह रहा है रिटेन रखा है। देखो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई बट ब्रिटिशर्स ही रियल पावर रखेंगे, वो प्रोविंसेस को मेन पावर क्यों देंगे? तो इसी वजह से गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स थी, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर हो गए, वो मिनिस्टर के एडवाइस को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को डिसमिस कर सकते हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए और भी बहुत सारे एरियाज उन्होंने अपने पास रखे थे। तो इस हिसाब से ऑटोनॉमी थ्योरी में दी गई बट असल पावर ब्रिटिशर्स के पास थी क्योंकि मेजर सब्जेक्ट उन्होंने अपने हाथ में रखा था। ठीक है, हम सब ने ये पढ़ा है क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का PYQ है। देन इसके बाद जो तीसरा है ना ये एक्चुअली गलत है। बात कुछ ऐसी है कि सारे प्रोविंसेस बाय कैमरल नहीं थे, केवल 6 प्रोविंसेस को बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिले थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम। बस इन्हीं 6 प्रोविंसेस को बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिले थे, बाकी किसी को नहीं मिले थे। तो सेंटर में बाय कैमरल था, है ना, जो आपने पढ़ा होगा ये तो सेंटर वाला। एक होता है फेडरल असेंबली जिसे आप आज के लोकसभा से एसोसिएट कर सकते हो, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी आज का राज्यसभा आप एसोसिएट कर सकते हो, यानी अपर हाउस था ये, और फेडरल असेंबली मतलब लोअर हाउस। और ये चीज़ें मेंशन है स्टैंडर्ड बुक्स में और इस हिसाब से ना तीसरा जो है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बहुत सारे सवाल है बट यहाँ मैं नहीं रिवाइज करा सकता, आप समझ सकते हो लिमिटेशन हमारी 50 से ज़्यादा सवाल हैं सिर्फ इसके ऊपर और सारे एक्ट को मिला करके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो वो हम बैच में ही कवर करते हैं या कई कबार जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उनमें भी डिस्कस कर लेते हैं अगर वीडियो छोटा रहता है तो। अब देखो लाहौर सेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन इजी हैं वो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, नहीं तो प्रीलिम्स में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब इसमें जो कह रहे हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिजाइड करा, ये देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये गलत है और इन फैक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ये नेहरू जी ने प्रिजाइड करा था 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया था और इसके बाद से फिर उसी डेट को खास माना गया। तो जो सेकंड कह रहे हैं पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया, सही बात है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिसाइड किया जाने लग गया, ये बात भी सच है। और इसके बाद कह रहे हैं पार्टिसिपेशन को अप्रूव करा, नहीं ये चीज़ गलत है। और ये आप देख सकते हो, है ना, देखो सिविल सर्विसेज के ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप ये पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। देखो कह रहे हैं कि 1929 का जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सिग्निफिकेंस है, यानी इनका बहुत महत्व है हमारे इतिहास में। क्यों? पहला कह रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट के अटेनमेंट के लिए डिक्लेयर किया गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, यानी अब से जो हमारा उद्देश्य है वो सेल्फ गवर्नमेंट का होगा, ये कांग्रेस ने कहा। दूसरा ये कह रहे हैं अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस का एक गोल हो गया कि पूर्ण स्वराज हमें अटेन करना है, प्राप्त करना है। तीसरा ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। और चौथा डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया गया। ये तो आप जानते हो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पूर्ण स्वराज। जैसे ये टर्म दिखे आप समझ जाना ये 1929 से एसोसिएटेड है, तो आंसर इसका बी है। बट इसमें डी गलत है ना, डी गलत है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिसीजन तो नहीं लिया गया। दैट मीन्स यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली जो बात है ये तो गलत हो जाती है, 4 तो गलत हो जाता है, तो 4 को आप एलिमिनेट कर दो। और इसमें से पहला भी गलत है, पहला एलिमिनेट कर दो, सो आंसर इज बी। इवन दो अगर आपको 4 नहीं पता है ना और सेकंड थर्ड पता है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। 4th वाले में कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद राउंड टेबल, क्योंकि आसपास का टाइम पीरियड है ना, बट ऐसा नहीं है। और ये चीज़ के लिए हमने अलग से कोई सोर्स नहीं पकड़ा, ये देखो PYQ का ही ऑप्शन है। तो ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गलत वाले, ये सही वाला ऑप्शन है भी नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये इसका आंसर है, टिक करो आगे बढ़ो, राइट, वो गलत अप्रोच है। इसलिए हम सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं।
अब तो आप समझ गए ना PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो हर वीडियो में मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज का, इसमें कह रहे हैं कि लाहौर सेशन वगैरह के बारे में कि किन्होंने बेसिकली इसे प्रिजाइड करा था, है ना, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1929 वेयर इन अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो रेजोल्यूशन क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, यानी हिंदी में कहें तो पूर्ण स्वराज, और ये प्रिजाइड किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन देखो अब सिविल सर्विसेज का है, पहले आप स्टेटमेंट्स देख लो फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। देख लिए, ये देखो ऑप्शन से है इनके। अब देखो पहला कह रहे हैं कि कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये तो सही है, यानी आंसर होगा या तो ए या फिर सी। तीसरा कह रहे हैं रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, दो नेशन की जो थ्योरी थी उसे देखो उस टाइम पे टू नेशन थ्योरी वगैरह की चर्चाएं उतनी नहीं थी, और ये मेन मुद्दा नहीं था, मेन मुद्दा था पूर्ण स्वराज का। तो तीसरा भी हो जाता है गलत, सो आंसर इज A1 ओनली। रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी इस सेशन में, ये तो आप जानते हो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की सुलह लखनऊ सेशन में हुई थी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो PYQ का रेफरेंस हमेशा ही काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कह रहा है पाबना एग्रेरियन रिवोल्ट से कौन कौन से पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईशान चंद्र रॉय, राम मोहन रॉय, शंभूनाथ पाल और तोमा दोरा। अब देखो ये क्वेश्चन टफ है एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अपराइजिंग्स हमने पढ़ा था अलग से, तो अपराइजिंग्स के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हो गए, देन इसके बाद नामधारी मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, उसके बाद मपीला हो गया, ट्राइबल मूवमेंट। तो इस टाइम पे आप देखो पाबना एग्रेरियन वगैरह भी है, बट बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ें याद रख पाना, आप बहुत अलग से पढ़ोगे। शाह चंद्र रॉय जी हैं, उसके बाद शंभू पाल हैं, खुदी मुल्ला है, और जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने और RC दत्त जी ने सपोर्ट करा था, इनफैक्ट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी का भी सपोर्ट था। तो इस हिसाब से आप फिर प्रिपेयर कर पाओगे। बुक्स में होता है मेंशन, बट वही कहा मैंने कि इतना माइनर डिटेल प्रिपेयर करके जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें से वैसे अगर हम बात करें अभी के लिए तो क्या आंसर होगा, देखो राम मोहन रॉय जी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहाँ एलिमिनेशन का गेम ही नहीं है, अदरवाइज बहुत आसानी से हम आंसर तक पहुँच सकते थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है ना। राम मोहन रॉय जी का जो जन्म है वो 1772 में हुआ था, तो आप यहाँ से एसोसिएट कर पाओगे। और 4 हट जाने से काम नहीं बनेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा ईशान चंद्र रॉय है, शंभूनाथ पाल है, तोमा दोरा भी नहीं है, तो 3 यहाँ पे हैं। सो आंसर इज बी। वैसे देखो अगर आप 1-2 तक पहुंच जाओ और एसोसिएशन लगाना चाहो तो यूजुअली, मैं कभी नहीं ट्रिक्स वगैरह पे बिलीव करता हूं, बट देखो 6 है ना स्टेटमेंट, तो यूजुअली वो 3 डालते हैं, ऐसा मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस में। आप पीछे भी देख सकते हो अगर ऐसा सवाल है ओनली वाला, तो वहाँ भी अगर वो 5, हाँ ये जैसे 4 है ना, तो इसमें 3 रखे हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और 4 स्टेटमेंट रहा तो यूजुअली 2 रखते हैं, बट यूजुअली कहा है मैंने, बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट में आपको यूज़ करना है। इनिशियल तो पहले नॉलेज ही काम आएगा, नॉलेज का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। इसमें जो तोमा दोरा है देखो वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये भी रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम है तमन्ना दोरा, तमन्ना दोरा या फिर तोमा दोरा कहते हैं। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जो रिवोल्ट है, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, आपसे ये नाम देंगे और पूछेंगे कि बताइए किस तरह किस रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट कोया ट्राइबल लीडर हैं, कोया, ठीक है, कोया ट्राइबल लीडर थे ये, और इन्होंने फर्स्ट मेजर रंपा रेबेलियन को लीड करा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवोल्ट है ना, जो 1857 से पहले वाले हैं, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो, हम तो हमेशा यही सोचते हैं 1857 ही पहला था जहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीज़ें देखने को मिली, बट उनसे पहले भी बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी देखने को मिले। वो तो वही बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 1855 में जब संथाल रिवोल्ट हुआ ना, झारखंड और इनके आसपास के एरिया में, राजमहल वाले एरियाज में, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर, बट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आवाज़ उठनी है वो 1857 से पहले भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था अप्रोक्स समझ लो 1839 से लेके 48 के आसपास का। और ये ना इनकी टैक्टिक्स गुरिल्ला टाइप की थी, गुरिल्ला वारफेयर थे, और ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो ये ध्यान रखना आप। तो इनका कोई एसोसिएशन नहीं है इसके साथ, पाबना एग्रेरियन के साथ। नेक्स्ट देखो, तो इसमें जर्नल दिए गए, पत्रिकाएं हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन इनके फाउंडर या एसोसिएटेड पर्सन है। एसोसिएटेड पर्सन इसलिए दिया गया क्योंकि कई बार फाउंडर कोई और होते हैं और एडिटर कोई और होते हैं, बाद में वो अपने नाम पे चला लेने लगते हैं वो न्यूज़पेपर्स को, या फिर वो एडिट करते हैं, तो उनका नाम भी जोड़ा जाता है। तो इसमें है केसरी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बंगाली बाल गंगाधर तिलक, सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले, और इंडियन मिरर है केशव चंद्र सेन। इस तरह का सवाल BPS में ही पूछा गया था, तो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया था और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। पहला आप अटेम्प्ट करो ये।
तो द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है और हिंदुस्तानी सुधारक है। हिंदुस्तानी अलग है और सुधारक अलग है। तो इसका आंसर ना देखो, द हिंदू के तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं और केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली न्यूज़पेपर के फाउंडर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत फेमस पत्रिका थी। सो आंसर इसका डी है। तो यहीं से बहुत सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ये तो केसरी के बारे में कि केसरी बाल गंगाधर तिलक जी की है और बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की, तो ये तो स्टेटमेंट ही स्वैप कर दिया गया है। और सुधारक हमने पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले जी के। इंडियन मिरर देखो, ये हमने नहीं पढ़ा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये देख लेते हैं। इंडियन मिरर वैसे कि हर बुक में कवर्ड है, हम लोग भी कवर करते हैं सोर्सेज में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, है ना, कुछ यूनिक नहीं है इसमें। इंडियन मिरर एक इंग्लिश डेली था, यानी हर दिन आने वाला अखबार था कलकत्ता का, और ये गवर्नमेंट जर्नल था मास्किंग अंडर द डिस्गाइज ऑफ एन इंडियन डेली, समझ गया ना। और ये 1861 में फाउंड किया गया था, फोर्टनाइटली, यानी ये 15 डेज में आने वाली पत्रिका थी। और इनके फाउंडर कौन थे, तो मनमोहन घोष जी थे, और इनको हेल्प प्रोवाइड की थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। तो दो लोग थे, मनमोहन घोष जी और देवेंद्र नाथ टैगोर। और 1863 में ये नरेंद्र नाथ सेन जी के द्वारा एडिट होता है, और ये इनको बहुत पॉपुलराइज कर देते हैं इस पर्टिकुलर पेपर को, इंडियन मिरर को। तो ये याद रखना, NN सेन जी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्पेक्ट्रम वगैरह में NN सेन का नाम मेंशन है, तो बहुत लोग सोचते हैं फिर ये दोनों, तो ये फाउंडर थे, एक्चुअल फाउंडर, बाद में एडिटर होते हैं। और इनकी फिर ये प्रोप्राइटरशिप मिल जाती है ना इन्हें 1870 में। फिर 1876 में क्या होता है, इसे डेली न्यूज़पेपर के रूप में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। तो ये है। इसी नाम का 1903 में भी एक ब्रिटिश पेपर फाउंड होता है, बट वो हमारे काम का नहीं है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन जी, ये भी सही है, क्योंकि एसोसिएटेड पर्सन भी दे रखा है ना। तो 2 सही है और 2 तो गलत है साफ तौर से। सो आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर। तो ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 10 सवाल थे। आपके कितने ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में कि आप कितना सही जा रहे हो इस पर्टिकुलर इस तरह की सीरीज़ में। और आपके राय अथवा सुझाव मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल सी प्रोसेस है, ये नंबर्स हैं। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।